कल का जो हमारा व्याख्यान चल रहा था कि कार्यालयीन पत्रों के संदर्भ में, उसमें दो चीजें रह गई थी। इसके पहले कि हम लोग व्यवहारिक पत्र की चर्चा करें, उसमें दो बिंदु रह गए थे, जिसमें से एक था परिपत्र और दूसरा था अनुस्मारक। तो ये दो दो चीजें ऐसी थी जो कल बाकी रह गई थी। तो आज हम लोग अपनी चर्चा जो शुरू करेंगे वो परिपत्र से करेंगे कि परिपत्र क्या होता है और उसकी उपयोगिता क्या होती है। तो परिपत्र को अंग्रेजी में कहते हैं सर्कुलर। सर्कुलर सर्कुलर ये नाम आप लोगों ने ज्यादा सुना होगा कि इससे जैसे कभी भी कोई नियम की बात आती है तो हम कहते हैं कि शासन ने इसके बारे में कोई सर्कुलर निकाला है क्या, अर्थात परिपत्र निकाला है क्या। तो परिपत्र कब निकाला जाता है, इसके बारे में देखिए आपकी स्क्रीन में साफ लिखा है कि परिपत्र की रचना सरकारी पत्र के लगभग समान होती है और ये निकाला कब जाता है, तो जब कोई एक सूचना या आदेश या निर्देश कई विभागों, कार्यालयों या संबद्ध विभागों, अनुभागों को भेजनी होती है तो परिपत्र का रूप दिया जाता है। कि अगर एक ही ऑर्डर है, एक ही सूचना है और वो बहुत सारे विभागों और उनके अंदर आने वाले अनुभागों को देनी है, तो उसके लिए सर्कुलर सीधे सीधे निकाल दिया जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों को या राज्य सरकार अपने अधीनस्थ कार्यालयों को या कोई विश्वविद्यालय अपने विभिन्न विभागों को जो आदेश अनुदेश भेजता है उसे परिपत्र या सर्कुलर कहते हैं। ये इसकी जो है इसकी परिभाषा हो गई कि केंद्र सरकार के द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों को या राज्य सरकार अपने अधीनस्थ कार्यालयों को या कोई विश्वविद्यालय अपने विभागों को जो आदेश अनुदेश भेजता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिपत्र कहते हैं। तो परिपत्र तैयार करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है कि परिपत्र पर शीर्ष पर परिपत्र संख्या और दिनांक अंकित होती है, जिससे कि सर्कुलर नंबर हम लोग कहते हैं कि सर्कुलर नंबर क्या है और डेट क्या है। परिपत्र के ऊपर प्रेषक मंत्रालय कार्यालय का पता लिखा रहता है। परिपत्र के ऊपर संबोधन, महोदय, श्रीमान आदि और नीचे स्वबोधक, भवदीय, आपका, आपकी इत्यादि नहीं लिखा जाता। मतलब इसमें किसी तरह का संबोधन नहीं किया जाता, किसी को संबोधित नहीं किया जाता, सीधे 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 ऑर्डर पास किया जाता है और ऑर्डर के माध्यम से कार्य किया जाना रहता है। इसमें कहीं पे कोई संबोधन नहीं होता, तो टू द नहीं लिखा रहता। परिपत्र सीधे सीधे क्या करता है, ऑर्डर देता है। इसके बाद परिपत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है। परिपत्र की भाषा सरल तथा बोधगम्य होनी चाहिए कि सर्कुलर पढ़ने के बाद भी अगर उस नियमावली से संबंधित आशंकाएं बनी रहेंगी तो वो परिपत्र की कमी मानी जा सकती है। इसीलिए परिपत्र हमेशा सरल और बोधगम्य होना चाहिए। परिपत्र के अंत में दाहिनी और संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए। दाहिनी तरफ जो अधिकारी उसे निकाल रहा है उसका हस्ताक्षर होना चाहिए। और परिपत्र प्रायः टंकित या चक्र टंकित, मतलब साइक्लोस्टाइल होते हैं, क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा होती है। मतलब बहुत सारे सर्कुलर निकालने हैं तो उसको साइक्लोस्टाइल कर लिया जाता है। और अब यहाँ पे एक परिपत्र का उदाहरण इन्होंने दिया है। अब सबसे पहले देखिए परिपत्र किसकी तरफ से निकाला जा रहा है, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक की तरफ से। उसका नंबर क्या है, सर्कुलर नंबर, तो ये रहा सर्कुलर नंबर, क्रमांक एम ध 3/4, संख्या प 204 255360। और कितनी तारीख को निकाला जा रहा है, 20/8/2004 को। तो कोई भी सर्कुलर निकालते समय, कोई भी परिपत्र निकालते समय ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बहुत सारे सर्कुलर होते हैं। जब आपको कोई सर्कुलर विशेष खोजना रहता है तो आप उसको इसी सर्कुलर के नंबर और उसके डेट के रेफरेंस के माध्यम से खोजते हैं। अब जैसे ये सर्कुलर क्या है, देखो इन्होंने नमूना दिया है। परिपत्र क्या है कि विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि वे अपनी कारों के आगे शीशे पर विश्वविद्यालय का निर्धारित स्टिकर अवश्य लगाएं और कार निर्धारित शेड में ही खड़ी करें, जिससे सुरक्षा व्यवस्था अनुकूल रहे। कुल सचिव और उनका दिनांक। और किसको किसको भेजा गया,
सचिव कुलपति, सचिव कुल सचिव, सचिव परीक्षा नियंत्रक और समस्त अधिष्ठाता, विभिन्न संकाय, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त उप कुल सचिव, निदेशक, जनसंपर्क अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, सब लोगों को जो है ये सर्कुलर भेज दिया गया। तो इसमें लिख रहा हूं किसी को संबोधित नहीं किया गया कि टू द प्रिंसिपल, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। सीधे सीधे जो सर्कुलर का आदेश है वो जारी कर दिया गया, उसका नंबर दे दिया गया, दिनांक दे दिया गया और किन किन लोगों को ये भेजा गया उसकी सूची दे दी गई। तो इसी को कहते हैं परिपत्र या सर्कुलर। तो उस दिन जब हम लोग कार्यालयीन पत्रों के बारे में पढ़ रहे थे तो दो चीजें हम लोगों से आपके पाठ्यक्रम में की छूट गई थी। जैसे कार्यालयीन पत्र में कार्यालय आदेश था, हमने उसकी चर्चा की थी। कार्यालय ज्ञापन था, हमने उसकी चर्चा की थी। परिपत्र और अनुस्मारक, ये दो चीजें छूट गई थी। तो जिसमें से हम लोगों ने आज तय किया कि हम उन दोनों चीजों को पूरा करेंगे। तो ये परिपत्र, जिसको अंग्रेजी में सर्कुलर कहेंगे, ये हम लोगों ने समझा कि परिपत्र अर्थात सर्कुलर, और सर्कुलर की क्या क्या खूबी होनी चाहिए, उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, उसका प्रारूपण क्या होना चाहिए, वो सब हम लोगों ने देखा। अब अगला जो आपके पाठ्यक्रम का में बिंदु है इससे संबंधित, कार्यालयीन हिंदी से संबंधित, वो है अनुस्मारक। अब ये अनुस्मारक क्या है? तो अनुस्मारक का मतलब होता है संस्मरण पत्र, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहेंगे रिमाइंडर लेटर। आपने पहले पत्र दिया हुआ है लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक, तो आप उसके लिए रिमाइंडर देते हैं, अनुस्मारक देते हैं, जिसके अंतर्गत आप पहले पत्र का जिक्र करते हुए यह लिखते हैं कि भाई मैंने इस संदर्भ में पहले पत्र लिखा था लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अतः आपसे अनुरोध है कि आप मेरी इस जो शिकायत है या मेरी जो मेरी जो जरूरत है उसके हिसाब से आप कार्रवाई करें और जो है मेरी शंकाओं का निदान करें। तो ये होता है संस्मरण पत्र कि आप किसी चीज का संस्मरण दिलाते हैं, याद दिलाते हैं, उसी को अंग्रेजी में कहते हैं अनुस्मारक, अंग्रेजी में कहेंगे रिमाइंडर। इसके लिए रिमाइंडर के लिए जो है एक दूसरी कॉपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं यहाँ पे, आप उसको देखें। उसमें उसके बारे में ज्यादा बेहतर जानकारी है जहां से आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। ये 205 टैब पे गया मैं और ये अनुस्मारक रिमाइंडर का पेज आ गया। मुझे लगता है कि आप लोग इसको ज्यादा बेहतर तरीके से देख पा रहे होंगे। ये दिखाई दे रहा है बेटा अनुस्मारक? हाँ सर। हाँ, तो ये अनुस्मारक के बगल में देखो अंग्रेजी में लिखा भी हुआ है रिमाइंडर। कोई चीज रिमाइंड कराना मतलब कोई चीज याद कराना। तो मतलब याद वही चीज कराई जाती है जो पहले हुई हो। तो जब अनुस्मारक पत्र या रिमाइंडर पत्र की बात आती है तो कहने का मतलब पहले से आपने कोई पत्र लिखा है। जैसे मान लो तुमने कॉलेज के प्राचार्य को एक पत्र लिखा है कि आपकी जो फीस है उसमें जो है कंसेशन दिया जाए, है ना, या आपको फीस में छूट दी जाए। लेकिन वो पत्र देने के 10-15 दिन बाद भी आपको ऑफिस की तरफ से या प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ से कोई सूचना नहीं मिलती कि आपको कंसेशन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। तो आप वही पहले वाले पत्र का रेफरेंस देते हुए एक रिमाइंडर लेटर लिखते हो, अनुस्मारक लिखते हो कि मैंने इस तारीख को एक पत्र आपको दिया था जिसमें मैंने अनुरोध किया था कि मेरी फीस कम की जाए, लेकिन उस बारे में अभी तक कुछ हुआ नहीं है, अतः आपसे अनुरोध है कि इस बारे में मुझे सूचना दें और मेरा जो निवेदन है उसे स्वीकार करते हुए आप मेरी फीस कम करें। तो वही हो गया रिमाइंडर लेटर, वही उसका उद्देश्य है। इन्होंने देखो कैसे लिखा है कि जब किसी मामले में कार्रवाई हेतु मंत्रालय, विभाग, कार्यालय पत्र किसी अन्य मंत्रालय, विभाग, कार्यालय को भेजता है और उस पत्र पर कार्रवाई की अपेक्षा होती है किंतु निर्धारित अवधि के भीतर अपेक्षित उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तब संबंधित मंत्रालय, विभाग, कार्यालय को याद दिलाने के लिए पत्र भेजा जाता है
ध्यान आकर्षित करने या याद दिलाने के इस पत्र को स्मरण पत्र या अनुस्मारक या रिमाइंडर लेटर कहा जाता है। अनुस्मारक का प्रारूप सरकारी पत्र के समान होता है। इसकी भाषा भी कार्यालयीन भाषा की विशेषताओं से युक्त, सरल और स्पष्ट होती है। तो अब ये देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर है, प्रारूप है अनुस्मारक पत्र का। तो सबसे पहले उसकी संख्या, मतलब पत्र की संख्या क्या है, भारत सरकार कौन से मंत्रालय से है, कौन से विभाग से है, कौन से कार्यालय से है, उसका उनका पता और दिनांक। और यहाँ पे संबोधन होता है, जैसे देखो जो इसके पहले जो हम लोगों ने परिपत्र पढ़ा, सर्कुलर, सर्कुलर में ये संबोधन नहीं था, ये सब नहीं था, लेकिन यहाँ पे है कि किसको लिख रहे हो, क्या विषय है और संदर्भ क्या है। संदर्भ का मतलब हो गया रेफरेंस। तो रेफरेंस में यहाँ पे तुम पहले जो पत्र तुमने लिखा है उस पत्र का भी रेफरेंस डाल सकते हो, उसका विषय और तारीख। फिर यहाँ पे लिखा है महोदय महोदया, है ना, कि तारीख इतने को जो है मैंने इस संदर्भ में पत्र लिखा था, लेकिन उस बारे में अभी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई, तो कृपया इस बारे में सूचना देने की कृपा करें, है ना। और अंत में भवदीय भवदिया, और जिसने भी लिखा है उसका नाम और हस्ताक्षर। अनुस्मारक या स्मरण पत्र के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इन्होंने बताए हैं। जैसे स्मरण पत्र या अनुस्मारक में पत्र की समानता तो होती है, किंतु इसमें ऊपर दाईं तरफ अनुस्मारक या दूसरे अनुस्मारक में अनुस्मारक 2 लिखते हैं। जैसे रिमाइंडर लेटर भी कई दिए जाते हैं। जैसे मान लो तुमने पहले पत्र लिखा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो तुमने एक रिमाइंडर लेटर लिखा, तो उसमें लिख देते हैं रिमाइंडर लेटर 1। तो उसके बाद भी कोई जवाब नहीं आया, तो तुम उस पर लिखोगे रिमाइंडर लेटर 2। उसके बावजूद कोई रिमाइंडर नहीं, मतलब उनकी तरफ से कोई आपके पत्राचार नहीं किया गया, आपको कोई सूचना नहीं दी, तो आप फिर लिखोगे रिमाइंडर लेटर 3, रिमाइंडर लेटर 4। तो अब तुम्हारे मन में आएगा, तो सामने वाला जवाब ही नहीं दे रहा है, तो इस तरह कितने रिमाइंडर लिखोगे। तो सरकारी पद्धति में ये होता है कि कम से कम 3 या 4 रिमाइंडर आप दे दीजिए, और उसके बावजूद अगर आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, आपको जवाब नहीं मिल रहा है, तो आप वो सभी रिमाइंडर लेटर्स का हवाला देते हुए उनसे बड़े अधिकारी को उसकी शिकायत कर सकते हैं, उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये सब जो आप रिमाइंडर लेटर भेजेंगे 1 2 3 4, वो सब एक ये इस बात का प्रमाण होगा कि आपने समय समय पर इसके बारे में, संबंधित विषय के बारे में सूचना मांगी, लेकिन आपको सूचना प्रदान नहीं की गई। तो उस पर फिर आप बड़े अधिकारियों के पास शिकायत कर सकते हैं। स्मरण पत्र अनुस्मारक में विषय के बाद संदर्भ लिखना अनिवार्य होता है। सरकारी पत्र के कलेवर में अधिक प्रयोग में आने वाले वाक्य, कि किस तरह के वाक्य अधिक प्रयोग में आते हैं। जैसे उपर्युक्त विषय पर आपके दिनांक के पत्र संख्या के संदर्भ में मुझे यह कहने सूचित करने का निदेश अनुदेश हुआ है कि, जो भी उन्हें सूचना देनी है, इस कार्यालय को दिनांक के सम संख्यक पत्र में मांगी गई सूचना शीघ्र भेजें, है ना, एक लाइन में, कि जो सूचना मांगी गई है वो आप जल्दी से जल्दी भेजने की कृपा करें। और यहाँ पे उन्होंने कुछ सहायक शब्दावलियां दी हैं, कि हिंदी के जो मैंने बताया ना कि इस तरह की कार्यालयीन शब्दावली या प्रयोजन मूलक शब्दावली कठिन होती है, क्योंकि वो निर्मित की जाती है, और उसका अंग्रेजी बल्कि कई बार आपको आसान लगता है, क्योंकि अंग्रेजी के शब्द ज्यादा सुने हुए लगते हैं, लेकिन ये कठिन होती है, इसीलिए उसकी पारिभाषिक शब्दावली या सहायक शब्दावली हर जगह दी गई रहती है। तो यहाँ पे भी कुछ शब्द हैं जिनकी शब्दावली दी गई है, हिंदी दिया गया है और उसके ठीक सामने अंग्रेजी दिया गया है। आप में से कोई इन शब्दों को पढ़ना चाहेगा, हिंदी और अंग्रेजी उनका? आप में से कोई पढ़िए इसे। कौन पढ़ेगा? कोई बोल ही नहीं रहा है। समृद्धि? हाँ सर। पढ़ो, पहले 3-4 शब्द तुम पढ़ो, बाकी बाद में सेजल पढ़ेगी। हाँ सर। अनुदेश, इंस्ट्रक्शन, निर्देश, डायरेक्शन, कार्रवाई, एक्शन। नहीं, एक मिनट। पहला शब्द क्या पढ़ा तुमने? अनुदेश, है ना? हाँ। अनुदेश के आगे क्या लिखा है?
इंस्ट्रक्शन। हाँ, इंस्ट्रक्शन, कोई किसी चीज का इंस्ट्रक्शन देना है ना। वेरी गुड। फिर पढ़ो अगला शब्द। निर्देश, डायरेक्शन, कार्रवाई, वेरी एक्शन, गुड। महोदय, सर, पदनाम, डेजिग्नेशन, विषय, सब्जेक्ट, संदर्भ, रेफरेंस, समसंख्यक, इवन नंबर। इवन नंबर, ठीक है ठीक है। अब सेजल आप पढ़ो बेटा आगे के। सेजल, आवाज आ रही तो तुरंत पढ़ना शुरू करो। सानिका आप पढ़ो। कर्मचारी ध्ययन आयोग, स्टाफ सेक्शन, कमीशन, कर्मचारी सूचना कर्मचारी कर्मचारी चयन आयोग बेटा, कर्मचारी चयन आयोग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। हाँ, सूचना वेरी गुड। इंफॉर्मेशन, अनुक्रम, कंटिन्यूशन, कार्यालय आदेश, ऑफर ऑर्डर, परिपत्र, सर्क्युलर, अनुरोध, निवेदन, रिक्वेस्ट। वेरी गुड। ये आप लोगों को मैं बार बार पढ़ने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग अपना सिलेबस देखोगे ना, तो सिलेबस में जो अंतिम इकाई है, पांचवी इकाई है, पांचवी इकाई में आपको इसी तरह के करीब 50 शब्द दिए गए हैं अंग्रेजी में और उसका सामने हिंदी में अर्थ दिया गया है। और वो आपको एग्जाम में भी आएगा, एमसीक्यू पैटर्न में आएगा, बाहर से नहीं आएगा। वो जो 50 शब्द दिए गए हैं उसी में आएगा। जैसे अकाउंटिंग ईयर, लेखा वर्ष, और एरियर्स, बकाया राशि, बेसिक पे, मूल वेतन, है ना। तो इस तरह के करीब 50 शब्द आपके पाठ्यक्रम में हैं। आपको वो सब रटना पड़ेगा। उसके ऊपर 50 एमसीक्यू में से कम 10 एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। तो अगर वो आपको याद रहेंगे तो वो पूरे के पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो जो अंतिम सेक्शन है आपका, पांचवा सेक्शन है इस पेपर का, वो वही है कि अनुवाद, पैराग्राफ, जैसे हिंदी का अंग्रेजी में, अंग्रेजी का मराठी में, मराठी का हिंदी में, इस तरह के अनुवाद पूछे जा सकते थे। और पारिभाषिक शब्दावली क्या है और उसके शब्दों की सूची दी गई है। तो अब अनुवाद पैराग्राफ का करना तो एमसीक्यू में संभव नहीं होगा, लेकिन पारिभाषिक शब्दावली जो है उसके शब्द दे दिया जाएगा। जैसे बेसिक पे को हिंदी में क्या कहेंगे, तो आपको लिखना पड़ेगा मूल वेतन। या बकाया राशि को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, तो आपको लिखना होगा एरियर्स। इसलिए ये जो पाठ्यक्रम में आपकी जो पांचवी इकाई है, उस इकाई में जो शब्द दिए गए हैं वो शब्द आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। क्योंकि अगर वो शब्द आप नहीं पढ़े रहेंगे तो आपके लगभग 10 क्वेश्चन, मतलब 20 मार्क्स, 100 नंबर में से 20-25 मार्क्स आपके ऐसे ही चले जाएंगे। तो आप कोशिश करें कि वो सारे के सारे शब्द आपको याद हो जाए, उसमें अलग से पढ़ाने के लिए कुछ नहीं है। तो ये जो हमारा सेक्शन था कल का, जो हम लोग इस तरह से हम लोगों ने वो सेक्शन पूरा किया। कार्यालयीन पत्र वाला जो है वो सेक्शन हम लोगों ने यहाँ पे पूरा किया। इसके बाद आपका जो अगला सेक्शन है, कार्यालय के बाद आपका जो अगला सेक्शन था वो सेक्शन था व्यवहारिक पत्र लेखन का, कि आप व्यवहारिक पत्र लेखन कैसे करें।